दो एटम्स जब इक्वल शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाते हैं, तब वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाइपर होने का मतलब जो नॉर्मल स्टेट है आपकी जिंदगी की, ग्राउंड स्टेट, उससे आप गुस्सा हो जाते हैं तो शब्द यूज होता है हाइपर। मैंने बताया जहां कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू होता है, एनर्जी घटना शुरू हो जाती है। और जब कभी भी एक ही एक्सिस पर दो ऑर्बिटल आपस में आकर के इस तरीके से एक एक लोब मिलाएंगे तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा नजर आती है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को भी स्टेरिक नंबर के अंदर गिन दीजिए। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा तो ए पर डेल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं माइंड मैप की एक बेहतरीन सी सीरीज, और इस सीरीज के तहत सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले इस चैप्टर पर आज हम बातचीत और चर्चा करेंगे। भैया जी ध्यान रखिएगा, ये एक माइंड मैप सीरीज है। बहुत कम टाइम में आपको जल्दी से हमें रिवीजन कराना है। और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, वन शॉट चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इसको आप 5 घंटे में कर पाएं, तो इसी चैनल जेई वाला पर मैंने ही वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर के देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप केमिकल बॉन्डिंग ओम सर करके सर्च करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी आइए चर्चा का विषय बनाते हैं अपने इस चैप्टर को। आज हमारा गोल क्या है भैया, देख लीजिए। कमोवेश सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हुई आपको नजर आएंगी। चलिए जी, ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए चर्चा का विषय बनाते हैं जनाब। इनको क्या बनाना, पहले जानना भैया, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। दो एटम्स जब इक्वल शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाते हैं, तब वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन ले लीजिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन ले लीजिए जिसके आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना जी। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये क्लोरीन चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, और हाइड्रोजन कहता कि भैया मुझे डुबलेट बनाना है। तो वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये जो बॉन्ड बनाते हैं, इसी बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा जी, अगली बातचीत है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, एक ही ये एक तरफा प्यार टाइप का, यहां पे एक प्यार दिए जा रहा है, दूसरा मान लो चलो रिसीव यहां पे कर लेगा। यहां पर देखिएगा कैसे देखते हैं, जैसे आप ओजोन ले लीजिए। ओजोन जब बनाते हैं O3 होता है ओजोन, क्या होता है, O3 होता है ओजोन। तो बनाएंगे कैसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे इस तरीके से थोड़ा सा, ये नया एकदम पेन है तो टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, और वो बर्दाश्त करने की कोशिश करिएगा, पेन एकदम ही नया है, ठीक है जी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके बाद हम कहते हैं कि भैया यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि ऑक्सीजन को इस तरीके से डोनेट होंगे। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर ये वाला ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से उठा करके इस ऑक्सीजन को दे रहा है। इस वजह से बोला जाएगा कि यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है और देने वाला भैया ये है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बट डोनेटेड बाय वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक ही डोनेट कर रहा होगा। अच्छा जी, ये बात तो शायद आप जानते भी रहे हो, बहुत बेसिक सी बात करी है मैंने अभी। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल पर। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द बोला था कि ये क्लोरीन के आउटर शेल में जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब वो चाहता है कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए वो इनके साथ रिश्तेदारी करता है, इनके साथ गठबंधन करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से क्लोरीन का आउटर शेल का 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मिलकर के टोटल 8, तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन का एक सेट बन जाता है, जिसको कि ऑक्टेट कहते हैं। इतनी बात ठीक है जी। ऑक्टेट रूल का आधार था भैया स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये क्या होती हैं, ये स्टेबिलिटी ज्यादा रखती हैं, इसीलिए तो इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। ये रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। उनके इसी बिहेवियर को देखते हुए ऑक्टेट रूल बताया गया कि देखो, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब सारे एटम्स की कोशिश है कि अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा जी, और वहां पर हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल के अंदर कि हाइपोवैलेंट या इनकंप्लीट ऑक्टेट के बारे में। अब हाइपोवैलेंट का क्या मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से। हाइपोवैलेंट या इनकंप्लीट ऑक्टेट का जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं BH3। तो BH3 अगर मैं बनाऊंगा तो बोरोन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। आपको पता है कि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन इस तरीके से रिश्तेदारी करेगा तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3,
3 बॉन्ड पेयर हैं तो भैया जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बोरॉन के वैलेंस शेल पर दिखाई देगा वो 6 होंगे। मतलब बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 नहीं 8 से कम होंगे। जब 8 से कम होंगे तो हाइपोवैलेंट शब्द यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब क्या क्या होता है भैया, जो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन हाइपोवैलेंट के अंदर आपको हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 दिखेगा, जैसा कि यहां BH3 में बोरॉन के केस में दिख रहा है। इसको इनकंप्लीट ऑक्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहां भैया ऑक्टेट कहां कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं, क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं उससे कम इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आइए हाइपरवैलेंट, देखिए हाइपो का मतलब होता है एक जो आपका नंबर आपने फिक्स किया उससे कम नंबर है तो हाइपोवैलेंट, हाइपर होने का मतलब उससे ज्यादा। अरे जिंदगी में लोग कहते नहीं है अरे भैया बड़ा तुम हाइपर हो जाते हो, हाइपर होने का मतलब जो नॉर्मल स्टेट है आपकी जिंदगी की, ग्राउंड स्टेट, उससे आप गुस्सा हो जाते हैं तो शब्द यूज होता है हाइपर। तो यहां से याद रहेगा हाइपरवैलेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दिखेगा जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में। ये बात ठीक ठाक है, जानते हैं सर हमें कुछ नहीं पता, पूरा पढ़ाया करिए। अच्छा जी, PF3 की अगर मैं बात करूं तो PF3 को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, फास्फोरस है, फ्लोरीन है। एक मिनट रुकिएगा जी, अगर मैं बात करूं भैया यहां पर हाइपरवैलेंट की तो देखिए हाइपरवैलेंट का एग्जांपल मैं ले लेता हूं PF5, जहां पर फास्फोरस जो है 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको यह बात पता होगी कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से इस फास्फोरस के आउटर सेल पर 10 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे तो निश्चित रूप से इसको हम हाइपरवैलेंट बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 8 से ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। एग्जांपल के तौर पर आप NO2 ले लीजिए, NO2 को आप बनाएंगे तो नाइट्रोजन पर आपको एक क्या मिल जाएगा जी, ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बना करके देखना चाहें तो मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं, N डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है इस ऑक्सीजन को, और इस नाइट्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जबकि हमारा ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑड नंबर निकल करके नाइट्रोजन में आएगा, चेक कर लीजिए, इसलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। सर क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, देखो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है इस तरीके से आपको शायद आता होगा। आप फंसते कहां हैं, जब कभी भी सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तब आप थोड़ा डर जाते हैं। तो जैसे कि NH4+, तो NH4+ में समझिएगा जी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से अगर यहां पर आपको प्लस दिया जाए तो सेंट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है। क्या करना है? सेंट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है। देखिएगा मैंने क्या किया, सेंट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस तरीके से जो रिश्तेदारी हुई उससे NH4 बन जाएगा। और आपको पता आपने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हटाए, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहां पर बनाना होगा। तो जब कभी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज दिखे तो आपको क्या करना है? रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम से आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज दिखे जैसे कि BH4 नेगेटिव, तो उसको देख लीजिएगा। आपको पता कि बोरॉन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। एक नेगेटिव का मतलब हुआ कि यहां पर जो हमारा बोरॉन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अच्छा, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लाना, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटाना। अब क्या हुआ? 4 हो गए। यस सर, तो क्या करिए, 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से यहां पर कनेक्ट कर दीजिए। बोलो हुआ क्या? यस। और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पर जैसे यहां पर साइड एटम तो हाइड्रोजन है, अगर ये साइड एटम ऑक्सीजन होता तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर जाएगा। ये सेंट्रल एटम को कब मिलेगा? जब साइड एटम ऑक्सीजन नहीं होगा तब मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज साइड एटम, ऐसे मतलब साइड एटम, देन ईच ऑक्सीजन विल कैरी 1 नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू सेंट्रल एटम। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, जैसे SO4 नेगेटिव। अगर मैं SO4 नेगेटिव की बात करूं तो सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 होते हैं। अच्छा जी, 4 ऑक्सीजन है तो देखिएगा क्या करना है। अब आपको पता है कि 4 ऑक्सीजन कम से कम 1 बॉन्ड तो सारे लोग बनाएंगे, 1 बॉन्ड तो सारे लोग बनाएंगे। सर बना दिया,
अच्छा, दो नेगेटिव चार्ज है तो क्या करिए, एक नेगेटिव चार्ज यहां लगा दीजिए, एक नेगेटिव चार्ज यहां लगा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बताया गया कि अगर साइड एटम जो है ऑक्सीजन हो तो एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, तो दो नेगेटिव चार्ज थे, दो ऑक्सीजन को दे दिए। अब बचे हुए ऑक्सीजन पर क्या करिएगा, जो न्यूट्रल हैं उन पर ये इस तरीके से लगा दीजिए, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, है ना। आगे मैं पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, सिंपली जानिए एक और बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से SO4 2 नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि देखो, जब दो एटम आपस में, ध्यान से सुनिएगा, दो एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो एक्चुअली वो अपने वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप कराते हैं और उस ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अरे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। और कहीं भी सृष्टि में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उस सिस्टम से एनर्जी निकलती है। उसी बात को इन्होंने ग्राफ के तौर पर अच्छे से समझाया है। मैं आपको H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखिएगा, समझाता हूं। जैसे देखिएगा, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, कृपया ध्यान दें, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। मैं दूसरा भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ले रहा हूं। ये दोनों 1s ऑर्बिटल, और आपको पता है कि s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। और इस ओवरलैपिंग की वजह से देखिए कुछ ओवरलैपिंग रीजन इसके बीच में आएगा, इनकी वजह से यहां पर बॉन्ड बनता है, रिश्तेदारियां बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s ऑर्बिटल आपस में मिल करके ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो जब दो हाइड्रोजन पास आते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है। अब ये जितनी एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलो बालक, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कोई नालायक प्राणी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए भाई, ठीक है जी। जो यहां पर एनर्जी निकली दैट इज बॉन्ड एनर्जी। आइए ग्राफ पे देखते हैं। यहां पर मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r ले लिया, यहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया है। अभी हमारे दो ये हाइड्रोजन एटम है 1s ऑर्बिटल है, अभी बहुत दूर है, तो इनके बीच में जो r डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिएगा मैंने यहां पर दो 1s बनाए हुए हैं, अभी इनके बीच में समझिएगा कि दूरी ज्यादा है। अब ये दोनों जब करीब आते हैं, करीब क्यों आते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मैंने बताया जहां कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू होता है, एनर्जी घटना शुरू हो जाती है। तो देखिएगा इतनी एनर्जी घट जाती है जब वो ओवरलैप करते हैं, तो यहां पर एक्चुअली पूरी तरह से ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो पहले तो वो दूर दूर थे, लेकिन पास आए तो इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ग्राफ देखिएगा कैसा मिलता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। जब ये दूर थे तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे दिखाई गई है, जब वो बहुत करीब आ गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी यहां दिखाई गई है। अच्छा जी, इसके बाद अगर और करीब आते हैं तो ये क्या होगा, ये एनर्जी और बढ़ जाएगी। इसका रीजन क्या बताया जाता है, जब ये इस ग्राफ की मैं बात करूं तो इस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि FA लिख दूंगा तो समझ जाओगे क्या, बोलो हे बालक समझ जाएंगे क्या। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन किसके बीच में लगेगा भैया, जब ये दोनों करीब आएंगे, दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड बन रहा है तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा और इसी वजह से उसकी एनर्जी यहां पे डाउन होती हुई नजर आती है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, इसको और करीब ला दोगे तो इनके न्यूक्लियाइज जो है आपस में टकराने लग जाएंगे, जिनकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है दैट विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब देखिए ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर ये वाला पॉइंट किससे दिखाया जाएगा, इतने से दिखाया जाएगा, ठीक है जी। देखिए यहां पर कितना लिखा है, -435.8 किलो जूल पर मोल। मतलब जब हम दो हाइड्रोजन एटम को पास ला रहे थे तो इतनी एनर्जी निकलती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, है ना, कि H2 मॉलिक्यूल को बनाने में इतनी एनर्जी निकलती है। अब सुनिएगा, यहां जो डिस्टेंस है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, जो ये डिस्टेंस है जो मैं अभी बना रहा हूं, इसी को तो R से रिप्रेजेंट करते हैं। H2 में देखा जाता है कि वो कितना आता है, 74 पिकोमीटर आता है। और ये 74 पिकोमीटर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसीलिए H2 की ये बॉन्ड लेंथ निकल करके आएगी।
क्या निकल के आएगी बोलो बालक, बॉन्ड लेंथ निकल करके आएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। अब देखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें तो कैसे होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब एक एक्सिस पर दो लोब आकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है तो ये ओवरलैपिंग रीजन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ये ओवरलैपिंग रीजन तैयार होता है, जो कि मैंने अभी आपको यहां पे बना के दिखाया हुआ है, उसी को यहां पर इस तरीके से दिखा दिया है। अच्छा जी, तो जब कभी भी ऑर्बिटल्स का एक लोब दूसरे लोब से मिलता है तो 1:1 ओवरलैप को 1:1 ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी एक ही एक्सिस पर दो ऑर्बिटल आपस में आकर के इस तरीके से एक एक लोब मिलाएंगे तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर ये जेड एक्सिस है, ध्यान से सुनना, अगर ये जेड एक्सिस है तो जो ये पी ऑर्बिटल है, दिस इज पी जेड, आप जानते ही होंगे पीजेड कहां होता है, जेड एक्सिस पर होता है। और इसी पर अगर मैं इस तरफ से एस ऑर्बिटल लेकर के आऊं तो इनके बीच में जो गठबंधन होगा उसमें यहां पे देखिए 1:1 यहां पे भी है। इस पी ऑर्बिटल का ये वाला लोब, इस पूरे एस ऑर्बिटल में तो एक ही लोब होता है, तो ये लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करता है। 1:1 की ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर मैं ये एक पीजेड ले लूं, दूसरा मैं इधर से एक पीजेड ले लूं, दोनों पीजेड में एक एक लोब आपस में मिलेंगे तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगला देखिए, लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब समझाता हूं। जैसे यहां पर पी और पी क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये दो पी ऑर्बिटल इस तरीके से हो, ध्यान सुनिएगा, इस तरीके से हूं और आमने सामने से आकर के इस तरीके से ओवरलैप करते हूं, साइड वेज ओवरलैपिंग करते हूं या लैटरल ओवरलैपिंग करते हूं, तो इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किससे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये जेड एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर ये मैं कह रहा हूं ये px है, ये px ले लो चाहे py ले लो, आप जो भी कहना चाहो, ठीक है। अगर ये px है तो ध्यान से सुनिएगा, px हमने इस तरीके से ले लिया, एक दूसरा px ले रहा हूं मैं, एक दूसरे एटम का ये px, आपस में अगर इस तरीके से ओवरलैप करें कि ये ऊपर वाला लोब इसके साथ, नीचे वाला लोब इसके साथ, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल के दो लोब दूसरे p ऑर्बिटल के दो लोब के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 2:2 ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो इससे पाई बॉन्ड का जन्म होता है। क्या होता है भैया? पाई बॉन्ड का जन्म होता है। आई होप आपको यहां पे आनंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कोई भी सेंट्रल एटम जब भी किसी साइड एटम से भेंट मुलाकात करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उससे पहले अपने घर में वो तैयारी करता है, अपने एस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके खिचड़ी तैयार करता है, जिसको कि हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सुनिएगा क्या है, ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने ही ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। और कितने बनाता है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को वो आपस में मिक्स करता है उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पैदा होते हैं और उसी के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो चलिए जी, यहां पर आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो उसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए आपको स्टेरिक नंबर आना चाहिए। क्या? स्टेरिक नंबर निकालना। स्टेरिक नंबर किसी सेंट्रल एटम पर निकालना है तो देखिए उस सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं, अगर वहां पे कुछ लोन पेयर है तो उसको लिखिए, प्लस वहां पर कितने साइड एटम है उसको लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के जोड़ के बाद जो नंबर निकलेगा दैट इज स्टेरिक नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और वहां पर कितने साइड एटम है वो लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। चलिए जी, अब हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस कैलकुलेशन में स्टेरिक नंबर 2 आता है, इसका मतलब हुआ सेंट्रल एटम ने अपना s ऑर्बिटल अपना p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर दिया और अपने मिक्स करके उसने क्या बनाया है? sp हाइब्रिडाइजेशन किया है। क्या किया है? sp हाइब्रिडाइजेशन किया है। और इस समय ज्योमेट्री जो है लीनियर नजर आती है, ठीक है जी, ये पढ़ा होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो एक s और दो पी आपस में मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। याद करिए, आगे मैं और अच्छा से समझाऊंगा इसको। देखिए, अगर वहां पर स्टेरिक नंबर 4 आए तो एक s और 3 p आपस में मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल निकल करके आती है। अगर मैं 5 की बात करूं, स्टेरिक नंबर 5 कैलकुलेशन में आ गया तो एक s
3p 4 ये हो जाएंगे, और जो d होगा ध्यान रखना वहां पर हम dz स्क्वायर यूज करते हैं। जब स्टेरिक नंबर 5 है तो d कौन सा यूज होगा, dz स्क्वायर यूज होगा, और उसमें ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। अभी सबको दिखाऊंगा भी, है ना। स्टेरिक नंबर 6 की बात करें तो देखो ये 3p तो यूज होंगे। जैसे 3p की बात करूं तो क्या लिख सकते हो, px py pz, ये 3 ही होते हैं। अच्छा जी, एक देखो जैसे dz स्क्वायर ऊपर लिखा है तो नीचे भी dz स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एक और हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो उस समय आपको वो वाले d ऑर्बिटल रखने हैं जिनके लोब जो है एक्सिस पर अलाइंड होते हैं। अच्छा जी, ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री निकल के आएगा। अगेन स्टेरिक नंबर 7 की बात करें तो आप इस तरीके से पूरा लिख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो dz स्क्वायर होगा, और इसके बाद एक्स वाई लिख सकते हो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यहां पे dz स्क्वायर, तो देखो सब में dz स्क्वायर, यहां पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐड हुआ तो देखो वो चीज यहां पे होगी, साथ साथ एक्स वाई आ जाएगा, ये ख्याल रखना पड़ेगा। और इस समय जब स्टेरिक नंबर 7 हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल के अलावा कुछ और नहीं बनने वाला बालक। अच्छा जी, बात समझ में आ गई है। आइए अगला देखते हैं। जैसे ये तो आपको प्रैक्टिस करके खुद देखना पड़ेगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल का मतलब बताता हूं, पहले समझिएगा, फील लीजिएगा। Ab2 टाइप में ऐसे मान लीजिए कि सेंट्रल एटम A है, साइड एटम वहां पर B है। क्या है, साइड एटम B है। अगर इस तरीके से होगा तो इसको कहते हैं कि ये सारे एक लाइन में है, इसलिए इसको लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप BeCl2 एंड HgCl2 देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। अगली चीज देखते हैं भैया, CO2 भी आएगा। Ab3 टाइप में ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा जहां पर sp2 आएगा, उसके एग्जांपल है BF3 और यहां पर BCl3 और आपको BH3। इसका मतलब समझाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, यहां जब Ab2 टाइप का होगा तो यहां पर स्टेरिक नंबर, कृपया ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 2 होगा, यहां पर सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 3 निकल करके आएगा, और उस समय ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। अगली चीज देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने किसी के ऊपर लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, ओके ठीक है, समझ गए होंगे। स्टेरिक नंबर 3 है। Ab5 की, अभी मैं Ab4 में मैंने बताया था कि यहां पर स्टेरिक नंबर कितना आता है, बोलो बालक, स्टेरिक नंबर 4 नजर आता है। इस ऊपर वाले में क्या कहेंगे, स्टेरिक नंबर 3 नजर आता है ना। तो अभी मैंने बताया था जब स्टेरिक नंबर 4 होगा, स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या है देख लीजिए। अगर आप Ab4 बनाएंगे तो सेंट्रल एटम A होगा, साइड एटम होंगे B, और यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो एक बात बताओ ना मेरे भाई, अगर मैं स्टेरिक नंबर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, क्या इस पर कोई लोन पेयर नहीं, तो 0 लोन पेयर प्लस 4 साइड एटम है, तो जोड़ करके क्या होगा, स्टेरिक नंबर 4। इसीलिए यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और उसको हम टेट्राहेड्रल फैशन में ऐड करेंगे, टेट्राहेड्रल फैशन में ऐड करेंगे। इतनी बात समझने में कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए बालक। अच्छा जी, इसका एग्जांपल आप CH4 NH4 प्लस करके देख सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, यहीं पर सीख लेते हैं, जो ये थीटा आता है लीनियर के केस में वो 180 डिग्री आता है, लेकिन अगर मैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर की बात करूं तो Ab3 में ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 लोगों को एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर रखना हो तो यही तरीका, और इस तरीके में जो ये थीटा निकल के आता है दैट इज 120 डिग्री निकल के आता है। लेकिन यहां की बात करें तो ये 109 डिग्री 28 मिनट आता है, कब, जब स्टेरिक नंबर 4 या sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब इसी तरीके की बात करनी है हमें Ab5 में, तो Ab5 में जो स्टेरिक नंबर होगा दैट इज 5। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे नाम है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए PF5 इनमें देखने को आपको मिल जाता है। आपको मैं बना के भी बता देता हूं, है ना। देखिएगा ट्रायगोनल बाई पिरामिड, जैसे मैं Cl यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, Cl, ठीक है जी। देखिएगा ध्यान से, जो तीन लोग यहां एक ट्रायंगल पर लगे हैं, जो ये 3 लोग एक ट्रायंगल पर लगे हैं, इनके लिए हम शब्द यूज करते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है, मतलब 2 पिरामिड है, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, 2 पिरामिड मतलब बाई पिरामिडल। बाई मतलब होता है 2, ध्यान रख पाएंगे। बाई का मतलब क्या होता है मेरे बालक, बाई मतलब होता है 2।
दो पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे, और जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो ये सीधा सीधा उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल क्लोरीन, इक्वेटोरियल क्लोरीन। ध्यान रख पाएंगे, इक्वेटर पर अगर आप इसको एक स्फेयर पर देखें तो ये इक्वेटर पर आएंगे, इसलिए इन तीनों क्लोरीन के लिए शब्द यूज होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, और इनके लिए एक्सियल पोजीशन करके बोला जाता है। क्या आप यहां पर अपने आप थीटा बता सकते हैं? अरे सर बता देंगे, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला जो थीटा होगा, दिस थीटा इज 120 डिग्री। लेकिन यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करूं तो ये कितना आता है, थीटा 90 डिग्री देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, AB5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्टेरिक नंबर भैया जी 6 आता है, और ऑक्टाहेड्रल यहां पर ज्योमेट्री, एंड sp3d2 ये तो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, आप देखना चाहें तो SF5 हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, AB7 टाइप की बात करें तो AB7 को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। AB7 का एग्जांपल देख लीजिए, IF7। IF7 की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल आयोडीन है, एक फ्लोरीन ऊपर रहेगा, एक फ्लोरीन नीचे। ध्यान रखिएगा, ये मैं दो पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाई पिरामिडल लिखा है तो दो पिरामिड बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, बाकी बीच में पेंटागन आएगा। तो पेंटागन का मतलब समझना, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 4 5 बॉन्ड बनाया। इन 5 बॉन्ड पर क्या लगा दीजिए, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन लगा दीजिए। तो ये जो 5 फ्लोरीन है, कृपया ध्यान दें, ये जो 5 फ्लोरीन है ना बालक, ये कहा जाता है कि पेंटागन पे है। पेंटागोनल जानते होंगे ज्योमेट्री क्या होती है बालक, तो पेंटागन पे हैं। अब एक बात बताइए, ये पेंटागन जो है अगर 360 डिग्री रहेंगे, यहां पर थीटा कितना आएगा, पूरा का पूरा 360, तो एक के लिए यहां थीटा निकालिए तो 360 डिग्री डिवाइड बाय कितना भैया, 5, मतलब कि ये 72 डिग्री आएगा। तो यहां पर तो सब में 72 डिग्री आएगा, लेकिन जो ये पिरामिड है, पिरामिड और यहां पर देखेंगे तो ये थीटा 90 डिग्री निकल के आता है। इनके बारे में आपको पता होना अति आवश्यक है। अच्छा जी, इनको थोड़ी देर इग्नोर करिएगा, बाकी काम आप देखते हैं। VSEPR थ्योरी में कहा गया था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वहां पे हमने पढ़ा था कि लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो घमासान होता है, वो सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ऐसा देखने को हमें रिपल्सन का ऑर्डर मिलता है। अच्छा जी, ये देखेंगे, अगर मैं कहूं AB2 टाइप का तो ऐसे लीनियर बनता है। अब दोहरा लीजिए, AB2 लीनियर बनता है। अगर मैं AB3 कहूंगा तो ट्रायगोनल प्लेनर बनता है, ट्रायगोनल प्लेनर बनता है। मैं AB4 कहूं मतलब टेट्राहेड्रल टाइप का बनता है। अगर मैं यहां पर देख ले, अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक ट्रायंगल है, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, तो इसका नाम हो जाएगा हे बालक ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, जिसको TBP कहते हैं। और ये देखिए आपका ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में जो ये थीटा निकल के आता है, दिस थीटा इज 90 डिग्री। यहां पर सारे थीटा 90 डिग्री आते हैं, जैसे कि AB6 टाइप का आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। आइए अगला देखते हैं, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं SF4 का। ध्यान रखिएगा, SF4 का अगर बनाना हुआ तो आपसे शेप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं बना करके आपको बताता हूं। देखिएगा क्या होगा, SF4 में सल्फर आप यहां लिखेंगे, सल्फर यहां लिखेंगे, दिखेगा नहीं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सल्फर लिख देता हूं। ठीक है जी, 4 फ्लोरीन कहां रहेगा, देखिएगा, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ध्यान दीजिएगा, जो आपका SF4 होगा वहां सल्फर पर एक लोन पेयर आता है। क्या आता है, एक लोन पेयर। तो उस लोन पेयर को यहां पर रख दीजिए, कृपया यहां पर क्या करिए, रख दीजिए। समझ में आया क्यों रखा गया, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहने से ये थीटा अप्रॉक्सीमेट 120 आएगा, ये थीटा अप्रॉक्सीमेट 120 आएगा। इसके वजह से रिपल्सन कम होगा, किसके बीच में, बॉन्ड पेयर, सॉरी ये क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहां लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को कम करने के लिए हम हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे अपने इस लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने पर, जब स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यह बात आपकी खोपड़ियों में गूंजनी चाहिए कि हां ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा। आई होप यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है XIF4। XIF4 की अगर मैं बात करूं तो देखो भैया, जेनॉन है, आपको पता है कि इसके आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से पहले एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन।
तो क्या होगा, 2 लोन पेयर। तो अब स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। आप स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर 6 है। अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल जैसा बनेगा। ऑक्टाहेड्रल जैसा ही बनाया था मैंने, लेकिन क्योंकि 2 लोन पेयर थे तो दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से हमने दूर रखा, क्योंकि दोनों लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने का तरीका, एक को ऊपर रखिए, एक को नीचे रखिए। तो इस तरीके से जो 4 ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, वहां पर समझिए फ्लोरीन है, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे है, और ये जो बीच में है वो जेनॉन है। तो यहां पे बोला जाता है कि अगर मैं लोन पेयर को हटा करके सोचूं तो इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी सूरत कैसी होगी, उसी को शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। तो बताइए, अगर मैं लोन पेयर हटा दूं तो ये चारों कहां पर लगे हैं, आप कहेंगे एक स्क्वायर में लगे हैं, इसलिए इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। इसीलिए XAF4 में कोई ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री को स्टेरिक नंबर से बताइए। स्टेरिक नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री गारंटी है कि क्या आएगा मेरे भाई, मेरे साथ बोलिएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल आएगा, कैसे पता, स्टेरिक नंबर देख करके पता। लेकिन शेप में क्या करना है, लोन पेयर को हटा दीजिए, जो चीज बच गई उसको चेक करिए तो वो स्क्वायर प्लेनर आता है। सिमिलरली यहां पर भी अगर स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो एक लोन पेयर है, 4 साइड एटम है, तो टोटल 5 हो जाएगा। 5 स्टेरिक नंबर के अंदर TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, यही इसकी ज्योमेट्री आएगी। लेकिन अगर हम इसको यहां पर रखें और इसको ढक दें तो ये कैसा है, सीसॉ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसकी सीसॉ शेप आती है। आई होप ये बात आपको आती हो समझ में, ठीक है जी। अब अगर मैं इतनी ही बात करनी थी, जी जी इतनी बात करनी थी, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज पर। फॉर्मल चार्ज को आप एग्जाम्पल से समझेंगे तब आनंद आएगा। जैसे देखो, बोरॉन कहीं दिखे और बोरॉन ने अगर सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं तो वहां पर फॉर्मल चार्ज 0, क्या है, फॉर्मल चार्ज 0 है। लेकिन अगर बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो वहां पर आपको पता ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद करिए जब आपको BH4 नेगेटिव पढ़ाया था, तो जो ये चार्ज आता है दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यहां पर -1 आता है। बोरॉन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो फॉर्मल चार्ज -1 आता है। बोरॉन जब यहां पर देख लीजिए 3 बॉन्ड बनाता है तो फॉर्मल चार्ज 0 निकल करके आता है। अच्छा जी, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है ये। नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन जब, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो यहां पर एक लोन पेयर रहता है, तो इस समय फॉर्मल चार्ज तो 0 नजर आता है। क्या नजर आता है, 0 नजर आता है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड बना दूं तो अभी हमने पढ़ा था कि वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे NH4+। तो यहां पर फॉर्मल चार्ज मेरे भैया कितना आएगा, +1 आएगा। बोलो मेरे भैया कितना आएगा, +1 आएगा। आई होप इतनी बात समझने में कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं है। अरे है क्या, नहीं है ना। या अगर आपको ऐसा दिख जाए कहीं पे, जैसे नाइट्रोजन दिख जाए कहीं डबल बॉन्ड, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। अगर वैलेंसी से कम बॉन्ड है, जैसे यहां पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए नाइट्रोजन के केस में। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां पर 4 बॉन्ड दिखे तो एक ज्यादा है, वैलेंसी 3 बॉन्ड 4, एक ज्यादा दिख रहा है तो फॉर्मल चार्ज +1। ऐसे सोचना है नाइट्रोजन के केस में। बोरॉन के केस में बस यही 2 केस आपको जानने होते हैं। आइए सिमिलरली यही वाला मेथड अब ऑक्सीजन फैमिली में लगाइए। ऑक्सीजन की बात करूं, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है किसी के साथ तो इस पर फॉर्मल चार्ज 0 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो गारंटी है कि फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। अरे आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तभी उसके पास क्या रहता है भैया, इसकी वैलेंसी पूरी हो पाती, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा जी, तो उस समय फॉर्मल चार्ज 0। लेकिन अगर सिर्फ एक बॉन्ड बना है तो ध्यान रखिए हमेशा ऑक्सीजन पर -1 दिखेगा ही दिखेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए तो ध्यान रखिए इसकी वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड कितना है, 1 बॉन्ड, तो इसलिए इस पर 1+ आएगा। क्या आएगा, 1+। तो इस कंडीशन में जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज +1 आता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो, इसी से आपका काम बन जाएगा, फॉर्मूले के चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं रेजोनेंस की। O3 बनाना हमें आता है। O3 बना करके आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भाई साहब इनको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये हम जानते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट भी बना सकते हैं।
क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। सुनिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ये ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर लगाइए पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर लगाइए नेगेटिव चार्ज, और कोऑर्डिनेट की जगह पर इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, हाँ है। ये क्या है, इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस समय एक प्लस और माइनस भी बना हुआ है। अब एक चीज समझिए, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस में हम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का समझना, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिने जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज जब वो यहां आता है तो यहां जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ करके इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पर सवार होने चल जाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के नाचने से, ध्यान से सुनिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन के नाचने के प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। और जब कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए तो पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाइए। क्या करिए, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाइए, उसका स्केलेटन तैयार करिए। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, ध्यान सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा तो एक बॉन्ड यहां बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा, बॉन्ड यहां बनाएगा। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों उठकर इस ऑक्सीजन पर आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इस प्लस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसलिए ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। और इनके बीच में जो साइन बनता है वो साइन ऐसा है कि मतलब ये देखिए, इससे ये बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है। समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं दोबारा बता देता हूं, इसको मैं भैया जी दोबारा बता देता हूं। क्या कहना चाह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसको बनाते हैं ऐसे। और यही इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां लेकर के आइए तो जो यहां के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उठ करके यहां आ जाएंगे। तो इसका मतलब इससे आप ये भी बना सकते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस का ये साइन बनेगा जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। अब इसी तरीके से हमें बनाना होता है क्या भैया, रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनाना है, जब कभी भी कोई रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने को बोले तो क्या करिए, तीनों ऑक्सीजन को पहले सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। सर कनेक्ट कर लिया, इसके बाद देखिए कि पाई बॉन्ड कहां कहां नाचने गया था। पहले वो यहां नाच रहा था, पहले वो यहां था, लेकिन अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में वो यहां है। इसका मतलब पाई बॉन्ड दो जगह नाच रहा है, कभी यहां कभी यहां, कभी यहां कभी यहां, मतलब वो एक जगह नहीं दोनों जगह अवेलेबल है। तो इसलिए एक पाई बॉन्ड को आप क्या करिए, दो जगह पर दिखाने के लिए डॉट लाइन यूज करिए। इन दोनों डॉट लाइन को आप मिलाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये होता। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, रेजोनेंस हाइब्रिड मिल गया। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में आप क्या देखते हो, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर आधा पाई बॉन्ड है। अरे भैया एक पूरा पाई बॉन्ड यहां है, लेकिन जब यहां नाचेगा यहां नाचेगा यहां नाचेगा यहां नाचेगा तो क्या होगा जी, अरे बोलो रे बालक, यहां पे एक सिग्मा होगा और आधा पाई मतलब 0.5 पाई होगा। इसका मतलब अगर मैं इस टोटल को मिलाऊं तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको निकालने का भी तरीका है, मेरे पास तरीका वो भी है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर लगा करके बता देता हूं। ऐसे सिग्मा जहां पे रेजोनेंस चल रहा है तो आप देखते हैं एक दो सिग्मा बॉन्ड है जहां पे रेजोनेंस चल रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने, एक ही पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड डिवाइड बाई 2 तो 3/2 मतलब कितना होता है जी, 1.5 होता है, 1.5। तो इसका मतलब बॉन्ड के बीच में एक तो सिग्मा होगा आधा पाई, एक सिग्मा आधा पाई। तो ये चीज यहां पे मैंने दिखा दी है। अच्छा, अगर दो लोगों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं तो कहा क्या जाता है, बॉन्ड लेंथ सेम होती। इसीलिए अगर मान लो ये वाला बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम है तो ये वाला बॉन्ड लेंथ भी x एंगस्ट्रॉम ही होगा। दोनों बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम ही होगा। ध्यान देंगे, दोनों ही बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, x एंगस्ट्रॉम होंगे। अब ये लग रहा है कि नए पेन से कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, ये बीच बीच में लटक जाते हैं भाई साहब। एक्स एंगस्ट्रॉम, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। शायद लॉजिकली आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। कौन नहीं करता, उसके लिए लिखा है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। आपको पता है कि जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, जैसे कि बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये लोग कभी भी
क्या कर सकते हैं, कोवैलेंसी 4 से ज्यादा दिखा ही नहीं सकते, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। इनमें भैया देख लीजिए फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ये जितने भी लोग हैं ये मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन सबके पास सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए वहां पर कभी भी आप ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी कोई भी चीज सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। पेपर में पूछा जाता है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एग्जिस्ट करता है, क्यों? तो इसका जवाब सुनिए, यहां नाइट्रोजन पर अगर 5 क्लोरीन लगाएंगे तो स्टेरिक नंबर 5 आएगा। क्या आएगा? स्टेरिक नंबर 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आएगा तो हे बालक यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। लेकिन क्या नाइट्रोजन कभी sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है? अरे बोलो रे भैया, कभी शो कर सकता है? अभी तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन sp3 ला सकता है, उससे ज्यादा ला ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये क्यों एग्जिस्ट करता है वो समझिए। ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भैया थर्ड पीरियड एलिमेंट, और जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनके पास s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, d ऑर्बिटल भी है। इसलिए यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। बट ये एग्जिस्ट नहीं करते, और ये एग्जिस्ट करते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। आइए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कभी कभी हाइब्रिडेशन आपको परेशान करता है। उस कंडीशन में आपको बुद्धि क्या लगानी है? काउंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इफ, ध्यान सुनिएगा, बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.5, यहां पर जब कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मिले तो आप हमेशा यह देखा करिए कि जो साइड एटम्स हैं क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है पॉलिंग स्केल पे। अगर ज्यादा है या बराबर है तो उस कंडीशन में आप ऑड इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर के अंदर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सर ये गुणागढ़ी समझ में नहीं आई, थोड़ा लिख के बताइए। आप तो ऐसे बोल के चले जाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे हे बालक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है इन पर चेक करिए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके बनेगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा यहां पर आपसे पूछा जाए क्या स्टेरिक नंबर में ये ऑड इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा? तो सुनिए, NO2 में क्या है? 2 साइड एटम है, NO2 में 2 ऑक्सीजन साइड एटम के रूप में है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इस एक इलेक्ट्रॉन वाले को, देखो ये लोन पेयर नहीं है कि इसको गिनना ही गारंटी है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कब गिनना है कब नहीं गिनना ये जानना है। देखो तब गिनना है इसको स्टेरिक नंबर के अंदर जब साइड एटम, मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कितना आती है, 3 के आसपास आती है, मतलब 2.4 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है, इसलिए आपकी बार +1 करेंगे। सर +1 क्यों किया हमने? क्योंकि ये लॉजिक कहता है कि जो स्टेरिक नंबर है उसको जब भी गिनिए आप तो वहां पर ध्यान रखिए कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा नजर आती है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को भी स्टेरिक नंबर के अंदर गिन दीजिए। और अगर स्टेरिक नंबर यहां पर 3 नजर आता है, 3 नजर आता है, अगर स्टेरिक नंबर 3 नजर आता है तो हे बालक यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा NO2 पर। इसी तरीके से CF3 में देख लीजिए, CF3 में देखिए तो ये फ्लोरीन, साइड एटम फ्लोरीन है, और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी पॉलिंग स्केल पर वैल्यू होती है 4। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन भी स्टेरिक नंबर के अंदर गिना जाएगा। तो देख लीजिए 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 साइड एटम है, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये भी एक स्टेरिक नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब यहां पर 4 आएगा, और 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर sp3 निकल करके आएगा। सर समझ में आ गया। चलिए सर CS3 बता दीजिए। CS3 में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया केवल sp2 आएगा। देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन का, आप तीनों हाइड्रोजन का क्या, एक ही हाइड्रोजन को देख लीजिए, उसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 निकल के आती है। अब ये तो 2.1 का मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है। अगर कम है तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर के अंदर मत गिनिएगा। तो यहां पर स्टेरिक नंबर लिखा जाएगा 3 क्लोरीन का, है ना, सॉरी 3 हाइड्रोजन का, और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो आपका मन में सवाल होगा कि सर ये जो 3 बॉन्ड बने हैं, माना कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन आएंगे तो यहां पर 3 बॉन्ड तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेगा? तो ये भैया प्योर p ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, प्योर p ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। अरे भैया जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके
को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि भैया वो प्योर ऑर्बिटल है। ये थोड़ा आज यहां पर क्या लिखेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल, इधर से ज्यादा अच्छा लिखा जा रहा है तो अब से यही से लिखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब की बार हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन यहां पर दोनों पर ऑड इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर के अंदर हमने गिना हुआ है, लॉजिकल समझ में आ गया होगा बात। ड्रैगोस कंपाउंड कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, याद कराऊंगा, 1 मिनट में से याद कर लीजिएगा। ड्रैगो कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में देखने को मिलते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो सुनिएगा, ड्रैगो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखने पर नहीं मिलता, सेंट्रल एटम पर जब भी चेक किया जाता है। और ये कहां मिलता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में। लेकिन खास ख्याल ये रखिएगा कि इन दोनों को छोड़कर इन दोनों में आपने पढ़ा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इन दोनों में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, लेकिन इस पूरे फैमिली में इसके बाद जितने हाइड्राइड्स आएंगे, जितने भी हाइड्राइड्स आएंगे, उनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, जो ये लोग आपको दिख रहे हैं यहां पर आप कहिए नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि pH3 में फास्फोरस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कहिए कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। यहां जो हमारा P मतलब कि फास्फोरस है वो अपने प्योर p ऑर्बिटल यूज करके हाइड्रोजन को अपने आप से कनेक्ट करता है। अच्छा जी, इसी वजह से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर प्योर p ऑर्बिटल यूज होते हैं और हमें पता है कि प्योर p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इसीलिए यहां पर बॉन्ड एंगल थीटा अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री देखने को मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिल जाएगा और इनमें कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता। इन्हीं को हम ड्रैगोस कंपाउंड कहते हैं। कृपया इनको ड्रैगोस कंपाउंड में मत गिनिएगा, ये ड्रैगोस कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनका हाइब्रिडेशन sp3 आता है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। अच्छा जी, आइए अब बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं बॉन्ड एंगल को। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वही बॉन्ड एंगल है। निकालने का तरीका कैसे पूछा जाता है, आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे जहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस समय सिर्फ एक बुद्धि लगाइएगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर कंपैरिजन दिया जाए और ऐसे मॉलिक्यूल्स में दिया जाए जहां कोई लोन पेयर ही नहीं है सेंट्रल एटम पर, सिर्फ एक बेसिक बुद्धि लगानी है हाइब्रिडाइजेशन की। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने पीछे बताया है कि थीटा कैसा आता है। जैसे लीनियर के केस में अगर मैं कहूं, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में थीटा 180 आता है, इसके बाद sp2 के केस में 120 आता है, sp3 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट आता है। तो चलिए कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। CO2 की बात करें तो हमें पता है कि कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर sp2 हाइब्रिडेशन आएगा तो हमें पता होता है कि यहां पर है ना sp2 आएगा। अरे सर काहे गलत पढ़ाते हो, इतना तो हमें भी पता है। अरे बालक, यहां पर sp हाइब्रिडेशन होगा और यहां थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। लेकिन SO3 की अगर मैं बात करूं तो SO3 पर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, sp2 आएगा मतलब थीटा 120 डिग्री आएगा। अगर मैं XiO4 की बात करूं तो जो जेनॉन है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ऐसा होने पर हम कहेंगे बालक यहां पर थीटा 109 डिग्री 28 मिनट आता है। अब बताइए, सबका हाइब्रिडाइजेशन पता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको कि इनके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ना मिले तो उनका डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, थीटा से कंपेयर कर लीजिए, आपको ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। बताइए ज्यादा कहां पर है, तो बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर देखने को मिलता है। लेकिन अक्सर यही नहीं आएगा, ये भी आएगा मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर। अभी हमने क्या बात करी थी, ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर लोन पेयर नहीं है। अब बात कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जहां लोन पेयर हैं। तो उस कंडीशन में देखेंगे हम नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर किसी सेंट्रल एटम पर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल थीटा की वैल्यू वहां पर कम आती है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम पर जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना छोटा होता जाएगा रिपल्सन की वजह से। एग्जांपल के तौर पर CH4 NH3 और H2 सब में देखेंगे, सब में एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3। चेक कर लीजिए, CH4 में भी sp3 है, यहां भी sp3 है, यहां पे ये भी देखिए, यहां पे दोनों बताया ही था sp3 है, इनमें भी sp3 है। लेकिन देखो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, यहां कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर भैया 2 दिखाई देगा। बॉन्ड बना के देख लीजिए, जहां पर लोन पेयर ज्यादा है, जहां पर लोन पेयर ज्यादा है वहां बॉन्ड पेयर को रिपेल होकर के छोटा होना पड़ता है। तो यहां पर देख लीजिए ये ऑर्डर देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्चुअली और अच्छे से समझना चाहते हैं सर, स्ट्रक्चर बना देते तो सर एकदम
प्रसन्न हो जाता मैं, बात समझ में आ जाती। तो देख लीजिए भैया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर, दो लोन पेयर होंगे तो ये आपस में रिपेल करेंगे, फिर ये लोग इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, ये इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे। जब दोनों बॉन्ड रिपेल होंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, इसलिए सबसे कम वैल्यू देखने को मिलती है बॉन्ड एंगल के फॉर्मेट में। आई होप आपको आनंद आया हो। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये केवल फ्लोरीन और इसमें लगाइएगा, ये कहीं और नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इन्हीं दोनों में लगाइएगा, ठीक है। ये यहीं पर लगाना है फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के केस में। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, देख लीजिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वैल्यू बढ़ती है तो जो थीटा होता है, कृपया ध्यान दीजिएगा, जो थीटा होता है वो वहां पर कम नजर आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने से, साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने से थीटा क्या आता, कम आता। जैसे देखो यहां पर भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहां भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, लेकिन यहां वाटर में देख लीजिए, वाटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड में यहां आएगी, यहां कैसे पता चला, अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, इसमें ऑक्सीजन, इसलिए ये यहां पर रिपल्सन होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत पास आ जाएंगे तो रिपेल करके इसको दूर कर देंगे, तो इसलिए वाटर में जो थीटा होगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा। किसके कंपेरिजन में कह रहा हूं मैं, इसके कंपेरिजन में। तुम यहां से कंपेयर मत करने लग जाना, तो यहां से कंपेरिजन में मैंने ये बात पढ़ाई। सिमिलरली अगर आप OF2 में देखें, OF2 में देखें, ध्यान दीजिएगा, OF2 में देखें तो आपको पता कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच के ले आएगा। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अब की बार बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पर देखो गैप ज्यादा हो गया, तो यहां पर रिपल्सन क्या होगा, कम से कम। अगर इनके बीच में रिपल्सन कम से कम होगा तो भैया जी वो और करीब आ सकते हैं, तो इसलिए थीटा यहां कम और यहां ज्यादा होता है। तो ये लॉजिकल है, रटना नहीं है, बुद्धि लगा करके सीखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो वाटर हमने अब की बार बनाया है ये इसके कैटेगरी में लाई कर गया। अब आइए अगला देखते हैं, ये कब लगाना है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जैसे हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, ये सब बुद्धि तब लगानी है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एज अ साइड एटम। लेकिन सेंट्रल एटम की साइज के बढ़ने से क्या होता है, सेंट्रल एटम के साइज के बढ़ने से थीटा कम हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, जैसे यहां पर सल्फर की साइज बड़ी है, अगर सल्फर की साइज बड़ी है तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर थीटा क्या आएगा, कम आएगा, ऊपर वाले में ज्यादा आएगा। अगली चीज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम की बात करें तो देखें, साइज ऑफ सेंट्रल एटम तो यहां निपटा दिया, ये साइड एटम है, SA। साइड एटम की अगर साइज बढ़ गई, साइड एटम की साइज बढ़ गई तो थीटा बढ़ जाएगा, लॉजिकल है, अभी समझा देता हूं। जैसे अगर मैं OBr2 बनाऊं तो ब्रोमीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। अगर बड़ी साइज के एटम्स आसपास आएंगे तो क्या आ पाएंगे, नहीं, तो ये यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये थीटा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये बड़े साइज के हैं ब्रोमीन्स। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, कृपया ध्यान दें, क्लोरीन साइज में छोटे हैं, तो ये आपस में ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे, तो ये पास आ सकते हैं, इसीलिए ये देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। जैसे डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे समझा देता हूं, HCl में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हमें पता कि क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उधर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। तो इसको कहते हैं कि यहां पर पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, पोल्स बन रहे हैं, इनको हम डाइपोल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लस बन रहा है, एक माइनस। डाई मतलब दो, पोल मतलब समझिएगा कि पॉइंट, तो एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अगर डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा, इस पर कितने चार्जेस वगैरह हैं, इसको लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट म्यू के फॉर्म में। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है जितने चार्जेस इन पर अवेलेबल हैं, दैट इज क्यू, मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच की जो लेंथ है, दैट इज एल। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल हो जाता है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। आई होप आपको समझ में आ गया हो। पोलैरिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है, पोल्स का क्रिएट होना। वो कब होगा, जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे क्लोरीन और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। आई होप समझ में आया हो। देखो भैया,
अब यहां पे ना एक डायरेक्शन बनाने का तरीका होता है, क्या समझना ध्यान से, जैसे क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, क्लोरीन, तो इस तरीके से डायरेक्शन बनाना होता है, एक छोटी सी लाइन और इधर बना दीजिए। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो डाइपोल्स का हम रिजल्टेंट निकालना जानते हैं, उस हिसाब से हम मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे कि CO2, तो लीनियर मॉलिक्यूल को ले लीजिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचेगा। यहां पर भी इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा। दोनों में डाइपोल मोमेंट सेम आएगा क्योंकि दोनों में एटम सेम है ना भैया, चार्ज और लेंथ पर ही तो डिपेंड करता है। तो दोनों में मान लीजिए कि इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट म्यू है, इस बॉन्ड के अंदर भी डाइपोल मोमेंट म्यू है, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ध्यान रख लीजिए, एक ही लाइन में निपटा देता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर लोन पेयर नहीं होते, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होते, अगर वो शकल से लीनियर है, तो इन सब के लिए डाइपोल मोमेंट म्यू, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 आएगी। तो देखो इन दोनों का, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट विल बी 0। ठीक है जी, याद रख पाएंगे। हाँ, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब देखिएगा, जैसे एक सेंट्रल एटम है, उसके किनारे 3 फ्लोरीन लगे हैं, तीनों सेम साइड एटम अगर हुए तो गारंटी है कि वहां पर भी डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू रिजल्टेंट के तौर पे सब में 0 आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सर लेकिन आपने तो एक ऐसा यहां पे लिखा जहां लोन पेयर है, तो हाँ उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिएगा। यहां पर क्या होगा देखिएगा, यहां पर होगा, आपको बता चुका हूं मैं, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो लोन पेयर ऊपर होगा, लोन पेयर नीचे होगा। जो डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड में आएंगे उसका डायरेक्शन इधर है और इस वाले बॉन्ड का इधर है, तो कैंसल आउट, इधर वाला इससे कैंसल आउट, लोन पेयर का लोन पेयर से कैंसल आउट। इस वजह से यहां पर भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, आइए, लेकिन कहीं पर एंगुलर मिल जाए, एंगल मिल जाए, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या ये आपस में कैंसिल हो पाएंगे? अरे जब ऐसे सीधे होंगे तब ना कैंसिल होंगे, यहां कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो एंगुलर के केस में हमेशा आपको डाइपोल मोमेंट म्यू की जो वैल्यू होगी हमेशा वहां पर 0 आएगी, और सॉरी 0 के बराबर क्या होगी भैया, नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। कैसे पता, देखना भैया, यहां पर अगर मैं एंगल पर बनाऊं तो देखो ये इधर की तरफ खींचेगा डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन की तरफ। तो बताइए दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट नहीं बनेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई ना, ये रिजल्टेंट है तो यही म्यू आर कह रहा हूं मैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो कुछ ना कुछ आएगी जब एंगुलर होगा या अनसिमेट्रिकल होगा, एंगुलर होगा या अनसिमेट्रिकल। और आप एक चीज देखोगे, एंगुलर और अनसिमेट्रिकल में हर जगह लोन पेयर है, इन सब में हर जगह लोन पेयर इन्वॉल्व है। तो जहां लोन पेयर है वहां गारंटी के साथ कहिए क्या भैया आएगा, रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जिन मॉलिक्यूल्स के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती, उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके लिए डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू, जैसे ये लोग हैं, वो 0 आती है, उसको कहते हैं नॉन पोलर। उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मेरे साथ ये लाइन बोल पाएंगे क्या, बोलो, नॉन पोलर बोलेंगे, इन सब को नॉन पोलर और इन सब को हम पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है NH3 वर्सेस NF3 में, तो ये देख लीजिए एक बार। NH3 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, NF3 की सेम बात है, सेम तरीके से लिखा जाता है, कोई शक समस्या और संदेह है ही नहीं, शक समस्या और संदेह है ही नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ये लाइन समझ में आ जाएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, सारे डाइपोल मोमेंट्स के जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब एक रिजल्टेंट निकलेगा इसका, तो म्यू आर ऐसे ऊपर की तरफ होगा। देखिए लोन पेयर का भी कैसे बनाते हैं, जो सेंट्रल एटम है उससे थोड़ा दूर ऐसे छोटा सा इनका भी बना देते हैं, तो ये 3 और ये मिलकर के एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। यहां देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और यहां पर डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा सा बना दीजिए। तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहां पर छोटा सा नीचे आएगा। लेकिन ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा भैया,
कौन बड़ा होगा बताओ? ये वाला ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि यहां पर सारे इकट्ठा हो रहे हैं एक पॉइंट पर, तो यहां पर एक डायरेक्शन में होने की वजह से बड़े आएंगे, लेकिन यहां पर क्या एक पॉइंट से दूर दूर जा रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट बहुत छोटा आएगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। आइए अगली बातचीत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, वो कर लेते हैं, वो क्लियरली हमें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं। देखो भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ये भाई साहब कहते हैं कि देखो भैया, दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो एनर्जी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम हो जाती है, जिसको कि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है जिसको कि हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कम एनर्जी नजर आएगी, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में आपको ज्यादा एनर्जी नजर आएगी। अब इसको समझाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूं H2 मॉलिक्यूल। अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए 1s है, जो कि 1s1 लिखा जाता है। यहां पर क्या लिखेंगे 1s1। मैंने क्या लिया, यहां एक हाइड्रोजन एटम लिया और यहां पे हाइड्रोजन एटम लिया, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल लिए 1s एंड 1s। अब उन दोनों को जब मैं ओवरलैप करा रहा हूं तो मुझे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। अब देखें, एस ऑर्बिटल आपस में जब मिलते हैं, दो एस ऑर्बिटल जीवन में कभी भी आपस में मुलाकात करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक लोब है और दूसरे एस ऑर्बिटल के पास एक लोब है, मतलब 1:1 की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसी के हिसाब से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखते हैं। तो समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है इसलिए लिखेंगे सिग्मा, फिर लिख देंगे 1s। तो जो यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम है सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम है सिग्मा स्टार 1s। क्या? सिग्मा स्टार 1s। क्या यहां तक की बात पचाने में कोई समस्या है किसी को? नहीं होनी चाहिए। अब लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए? 1 + 1 2, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या करिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां नीचे भर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो कोई भी, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, अगर एक ऑर्बिटल है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और सुनिएगा लाइन ध्यान से, अबाउ कहते हैं जो लोअर एनर्जी में है पहले इलेक्ट्रॉन वहां रखिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां एंटी बॉन्डिंग में मत डालिएगा, बॉन्डिंग में डालिए क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। ऐसा कौन कहता है? मेरे साथ बोलो ना, कौन कहता है? सर तो हमने सुना था अबाउ बाबा ये बात कहते थे। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, बस। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो पूरी बातें समझने में बहुत आसानी हो गई आपके। अब आइए हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ए भी मतलब एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाई 2। तो चलिए H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालकर बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और नॉन बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग मतलब ये, यहां सिग्मा स्टार में कोई है नहीं है, मतलब 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 1। और आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वही यहां पर इस तरीके से निकालकर बताया जाता है। अब आइए अगली चीज क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं 2 तरीके के, एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब बोला जाता है जब आप यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें और वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 ना आए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर को पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोला जाता है। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है वो मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करता है। मैग्नेट के साथ वो क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। अगली चीज, डायामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको कहेंगे वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। और जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है
है वो मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट नहीं होता। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं क्या, तो आपने देखा दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर्ड हैं। अगर ये रिश्ते में है, पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। तो बोला जाता है कि जो H2 मॉलिक्यूल है वो H2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, वो मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेकिन अच्छे से और समझते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल के अंदर 14 या 14 से कम है ना, जैसे मान लीजिए N2 ले लीजिए, है ना, अगर आप N2 प्लस लेते हैं तब भी चलेगा, N2 माइनस लेते हैं तब भी चलेगा। सर N2 माइनस में देखिए नाइट्रोजन के अंदर देखिएगा सर 14 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस 15, लेकिन ये तो गलत हो गया ना सर, नहीं। तो जो न्यूट्रल एटम है उससे क्रिएट हो तो चलेगा, उससे क्रिएट होगा आयन तो चलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। पहले आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो न्यूट्रल के लिए बताया जा रहा है, तो ये सारे के लिए एक यही है, यही अभी बताऊंगा क्या है, समझ जाओगे, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 या उससे कम होती है तो कहा जाता है वहां sp मिक्सिंग होती है। ये बात याद करनी है, समझनी नहीं है, sp मिक्सिंग होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वहां पर कोई sp मिक्सिंग नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम O2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, या O2 से क्रिएट हुआ कुछ भी ले लो, O2 प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, O2 से क्रिएट हुआ O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये सब कुछ यहीं कंसीडर होगा। या आप ले लीजिए O2 2 प्लस। अब देखने पे ऐसा लगता है O2 2 प्लस कि देखो O2 का मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 2 घटाओ 14, तो उसको आप सोचते हैं इधर लिखना है। नहीं भैया, दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस हिसाब से बनाया जाएगा और एक इस हिसाब से बनाया जाएगा। चलिए उसको देख लेते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो काम आपका बन चुका है। देखिएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम होता है तो देखिए हमने क्या किया, एटम का 1s और 1s लिया, जैसा कि मैंने यहां पर H2 के केस में पढ़ाया हुआ है। तो दोनों के 1s जब आपस में मिलते हैं तो यहां पर जो बनता है दैट इज सिग्मा 1s, और यहां पर जो बनता है दैट इज सिग्मा स्टार 1s। क्या आपके खोपड़ी में इतनी बात गई, अरे यही तो बनाया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से 2s ऑर्बिटल दूसरे के 2s ऑर्बिटल के साथ जब भेंट मुलाकात रिश्तेदारी करता है तो वहां पर क्या बनेगा, बोलो भैया, अरे लिखो रे भाई, यहां पर सिग्मा 2s लिखोगे और यहां पर सिग्मा स्टार 2s लिखोगे। बोलो लिखोगे कि नहीं सर, लिख देंगे। इसके बाद देखें यहां पे 2p है, ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये 2p है। जब 2p लेते हैं, देखो आपको पता है 1s 2s और 2p आता ना, इसके बाद 2p, तो देखिएगा जब sp मिक्सिंग होती है तो नीचे की तरफ पाई दिखता है। क्या, नीचे की तरफ 2 पाई ऑर्बिटल्स दिखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, 2 पाई ऑर्बिटल्स दिखते हैं, तो इसको लिखते हैं पाई, ध्यान सुनिएगा, पाई 2p। क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं पाई 2p। आपको पता है 2p के कितने होते हैं, बोलो बोलो, px py pz, 3 होते हैं ना। तो यहां पर मान लो यहां का px इस px के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको लिखते हैं 2px। यहां का py इस वाले py के साथ इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, तो इसको कहते हैं 2py। ठीक, अब देखिए दो अगर यहां पर पाई बन गए तो एक बनेगा सिग्मा, और यहां पे लिखेंगे सिग्मा 2pz। क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz, क्योंकि px py लिख चुके हैं तो pz ही बचा सिग्मा बनाने के लिए। अच्छा, और यहां हमेशा ख्याल रखिएगा, यहां तो पाई, फिर क्या है सिग्मा, फिर यहां पर आता है पाई स्टार, ध्यान रखेंगे, पाई स्टार पाई स्टार। इनका नाम कैसे लिखोगे, जो यहां पे लिखा है वही छाप दो, 2px, तो यहां पर छाप दो 2py। ठीक है जी, ये नाम बनना है। यहां पे सिग्मा 2pz है तो यहां पर क्या होगा, अरे सर हमको पता चल गया, सिग्मा स्टार 2pz होगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली यहां सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है, यहां तक में कोनो अंतर नहीं है, दोनों सेम ही बात है। जो आपने यहां लिखा है वो यहां लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब आपको दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर 14 से ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाएं जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, तो उस समय देखिए कैसे करते हैं। उस समय ये भी 2p है, ये भी 2p ही था, इधर भी हमारा 2p था, तो इस समय देखिएगा थोड़ा सा बदल जाती है चीज। क्या, जो यहां पे पहले पाई लिखा जाता था एनर्जी वाइज नीचे, अब वो पाई थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा। जो यहां सिग्मा ऊपर लिखते थे वो सिग्मा नीचे मिलेगा, बस इतना फर्क है, और ये आपको अपनी खोपड़ी में बसाना पड़ेगा। पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और केवल यही अंतर यहां पे है, यहां जैसा था वैसा ही यहां पे कॉपी कर दो, ये वाला पोर्शन भी पूरा एग्जैक्टली सेम होगा। तो देख लीजिए, नकल मार लेते हैं, यहां पर लिखा है सिग्मा 2pz, तो वही नकल मार लिया। यहां पर क्या है, पाई स्टार
पाई स्टार 2px पाई स्टार, फिर क्या हो जाएगा जी 2py। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। सिमिलरली इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसको लिखेंगे सिग्मा 2s, इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हों, दुख दर्द परेशानी समस्याएं सारी खत्म हुई हों। याद हो गया क्या? याद करने के तरीके में बस इतना है कि आपको ऐसे याद करना है। देखो ये देखो इतना पोर्शन तो सेम है, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं। देखो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है तो लिखिए 2, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर 1, फिर लिखिए 1, 2 1 2 1, लिखना सीख गए। 2 1 2 1 यहां पे होगा, लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए 1 2, क्या लिखेंगे 1 2, फिर क्या है 2 1, मतलब ऊपर की तरफ यहां भी 2 1 तो यहां भी 2 1, यहां बस नीचे की तरफ 2 फिर 1, यहां 1 फिर 2। ये बात आपकी खोपड़ी में बस जानी चाहिए। चलिए मैं आपको N2 मॉलिक्यूल ढंग से पढ़ा के समझा देता हूं। N2 मॉलिक्यूल में देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन को मैं भर के आपको दिखाता हूं, बताता हूं, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। देखो पहले 2, फिर यहां भरिए 2 4, 2 6, 2 8, 8 भर लिया, फिर 9, फिर 10, आदत डालिए हुंड रूल फॉलो करने के, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक। फिर यहां पर आप चाहें तो इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, पैरामैग्नेटिक निकाल लीजिए, डायामैग्नेटिक। अगर मैं आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर बोलूं तो सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड है, हर जगह पर 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, मतलब N2 कैसा है, N2 एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, N2 एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहां O2 के लिए बोलूं तो O2 में क्या होगा, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन को यहां पर भर करके हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। अगर हम चेक करने जाएं तो हम कितने भर रहे हैं भैया, 16। देखना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 भरने के बाद 11 12 13 14, 14 भर दिया, फिर 15, ध्यान से सुनिएगा, एक देखिए यहां 16, इस तरीके से भरेंगे। इसका मतलब O2 जो है एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से O2 एक पैरामैग्नेटिक है। आप इन सबको लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई होप आपको आनंद आएगा। अब हमें समझना है बैक बॉन्डिंग क्या होती है। बैक बॉन्डिंग में समझ लीजिए, बहुत बेसिक सी बात है। A और B अगर इन दोनों ने पहले से बॉन्ड बना रखा है और सिचुएशन ऐसी आती है कि B के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, B के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन A के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और A का ऑक्टेट नहीं भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, A का ऑक्टेट नहीं भरा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जिससे उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया था वो क्या करेगा, इस B से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, B से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो जहां पे फिल्ड ऑर्बिटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देखिए पहले से एक सिग्मा बना हुआ है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उससे हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं बी वाले, इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, को और कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बोलते हैं। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान से समझना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, एंड दिस कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है जी, बस इतना ख्याल रखना है कि ए या बी में से, ध्यान रखना, ए या बी में से किसी एक का सेकंड पीरियड एलिमेंट का रहना जरूरी है। हमेशा एक गारंटी है, ऑलवेज ऐसा होना चाहिए दोनों में से एक कोई कम से कम सेकंड पीरियड एलिमेंट हो। दोनों हो अच्छी बात है, बैक बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ए जो है सेकंड पीरियड का है और बी जो है थर्ड पीरियड का, तब तो चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, क्योंकि एक क्या हो गया, एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। एक कंडीशन और हो सकती है, ए जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है और बी भी जो है वो भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी चल जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए थर्ड पीरियड एलिमेंट हो और बी भी थर्ड पीरियड एलिमेंट हो। जब दोनों ही थर्ड पीरियड एलिमेंट होंगे तो उस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग बहुत ही घटिया होगी, आप उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है जो मैंने बताया हुआ है।
ठीक है जी। पीरियड एलिमेंट तो जानते होंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट, चलिए समझा दूंगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कैसे पता चला? क्योंकि बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर sp2 हाइब्रिडेशन बोरॉन पर आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, तो उस कंडीशन में ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। इसके पास क्या है? अरे बोलो रे भैया, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अच्छा जी, लेकिन फ्लोरीन आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और वो लोन पेयर्स यहां पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर है वो कहां पे है भैया? पी ऑर्बिटल के अंदर है। अब हमारे पास दो पी ऑर्बिटल हैं, एक इनके पास, एक इनके पास। तो होगा क्या? सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका है। अब वो कहेगा देखो यार तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे डोनेट कर दो, तो ये भी इनको डोनेट कर देगा। तो इस समय जो आप बॉन्डिंग देख रहे हैं, दिस बॉन्डिंग इज बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यह बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर बैक बॉन्डिंग कंसीडर की जाती है। आई होप आपकी खोपड़ी में यह बात एकदम उतर गई हो, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या ना ही होनी चाहिए बालक। अच्छा जी, अगला देखते हैं, लुईस एसिड करेक्टर। लुईस एसिड करेक्टर का मतलब है ऐसा कौन है सेंट्रल एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो बाहर से वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करना चाहता है। लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लुईस एसिड कहते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, किसमें पूछा? BF3, BCl3 एंड BBr3। तो देखो, जो BF3 है उसमें फ्लोरीन क्या करेगा? बोरॉन का पेट भरेगा। ये वाला फ्लोरीन भी, इनको ध्यान से सुनिएगा, ये वाला फ्लोरीन भी यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये फ्लोरीन भी यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस तरीके से जो बीच में बोरॉन है उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि इसको पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो इस तरीके से इनका पेट भर जाएगा। और इनका पेट भर गया तो इस बोरॉन का क्या होगा? पेट भरा हुआ है। पेट, अरे भैया भेंट नहीं रे बाबा, पेट भरा हुआ, क्या लिखना समझ जाओगे। इनका पेट भरा हुआ, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत बाहर से नहीं है, तो ये सबसे घटिया लुईस एसिड होगा। तो लुईस एसिड अच्छा कौन होगा? ये पता है क्यों? क्योंकि BBr3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर देखिए ब्रोमीन है, यहां पे क्या है? ब्रोमीन है। अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बोरॉन का तो सेकंड ऑर्बिटल का है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। बोरॉन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास 2p होगा। लेकिन आपको पता है कि ब्रोमीन फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास 4p होगा। तो 2p एंड 4p अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते, इसीलिए कहते हैं कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। देखो, 2-3 अलाउड है या तो 2-2 अलाउड है, 3-3 अलाउड नहीं है, 2-4 अलाउड नहीं है। इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये बोरॉन भूखा रहता है, तो बाहर से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए इसके अंदर करेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है। लॉजिकल था, समझ में आया होगा। ब्रिज बॉन्डिंग दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में आपको जो साइड एटम दिखेंगे, ये साइड एटम जो Y है, इसके पास लोन पेयर होना जरूरी है। लोन पेयर अगर साइड एटम के पास होगा तो दो लोग आपस में मिल सकते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दो यूनिट आपस में चिपक सकती हैं। कैसे? Y के पास लोन पेयर होगा तो वो इनको डोनेट कर देगा सेंट्रल एटम को, इस Y के पास होगा तो ये इनको डोनेट कर देगा। इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। कैसे? एक मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल ये था, इनके बीच में ब्रिज बन गया। क्या बन गया? ब्रिज बन गया। और इस ब्रिज बॉन्डिंग में बाकायदे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन चाहिए उतनी हो पा रही है। यहां पर ऑक्टेट आपको कंप्लीट मिलेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाम से लग रहा है भिखारी आदमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखना भैया, ये जो बी है, साइड एटम बी, वहां पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिखोगे Y हैज लोन पेयर। अगर Y के पास, साइड एटम के पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बॉन्डिंग होगी, बट B एज अ साइड एटम हैज नो लोन पेयर। अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा, अगर कौनो लोन पेयर नहीं, तो मतलब एक साफ है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग बोली जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग बोली जाएगी। तो बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इनके पास जाते हैं, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं वही एक्चुअली इनके पास आते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन बी के पास लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये आपके दानवीर कर्ण है, अपना बॉन्ड तोड़ के इनका घर बसा रहे हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। Al2Cl6 की बात करें तो दो हिस्से में तोड़िए, कैसा बन जाएगा? AlCl3 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 AlCl3। देख लीजिए
क्या आपको ये चीज नजर आ रही है AlCl3? अरे बोलो रे बालक, क्या आया? AlCl3, AlCl3, AlCl3। ठीक है, यहां की बात करें तो यहां क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, तो इसलिए एल्युमिनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं B2S6 की, तो बोरॉन जो है हाइड्रोजन के थ्रू यहां जुड़ा है, हाइड्रोजन के थ्रू यहां जुड़ा है, BH3 मॉलिक्यूल हमने बनाया, हमने क्या बनाया? BH3 मॉलिक्यूल हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं तो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इनको देगा, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इनको देगा। तो इस तरीके से यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बना के बताया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, ये लाइन अगली मैं जो बोलने जा रहा हूं वो पचाने की कोशिश करेंगे। एक सेंटर ये बोरॉन, एक हाइड्रोजन ये, और एक बोरॉन ये, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन जो यहां है वही यहां यहां कूदता रहता है। तो इसीलिए इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कि 3 सेंटर है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसी को बनाना बॉन्ड कहते हैं, बीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगली चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखने को यह मिलता है कि देखो कोई जेड एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, और कोई जेड एटम वाई के साथ जुड़ा, ध्यान सुनिएगा, जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इस पर डेल नेगेटिव आएगा और यहां पर डेल प्लस। कंडीशन को समझेंगे समझ में आएगा। अगली चीज क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा होगा किसी ए से, और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ए पर डेल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज आएगा, डेल प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस है और जेड के ऊपर जो डेल नेगेटिव है, इनका आपस में भेंट मुलाकात प्यार मोहब्बत होगी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस को तो प्यार करता ही है ना। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर हाइड्रोजन बीच में आता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के थ्रू ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है ये जेड क्या पॉसिबल है, ए क्या पॉसिबल है? तो ध्यान रखिएगा, ये जेड हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए? या तो फ्लोरीन होना चाहिए। ये जेड हमेशा आपको या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं होगा। तो ये फोन होना चाहिए, फोन होना चाहिए भैया, फोन होना चाहिए। किसका? जेड फोन होना चाहिए। अच्छा जी सर समझ में आ गया, नाटक मत करिए ज्यादा, इतना बात समझ में आ जाती है हमें। ये जो हमारा आपने लिखा हुआ है ए, वो भी फोन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? या ये 3 और कंडीशन है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, कार्बन से 3 फ्लोरीन लगे होने चाहिए, कार्बन से 3 क्लोरीन होने चाहिए। तो एक ही जगह पर आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, या फोन लिख दीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको 2 तरीके का मिलेगा, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब 2 मॉलिक्यूल के, ध्यान से सुन लीजिए, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा मतलब क्या होता है? 1,4 पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये चौथा। तो अगर 1,4 पोजीशन पर इस तरीके से, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप इसको एक तरफ NO2 इधर बनाइए, एक तरफ NO2 इधर बनाइए, समझने के लिए, समझ में पूरा आएगा, कोशिश करेंगे तो सब समझ में आता है। देखिएगा क्या होगा, देखना भैया, यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर क्या होगा? डेल प्लस चार्ज। देखिए हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए से जुड़ा होना चाहिए, ए ऑक्सीजन हो सकता है, इसलिए इस पर डेल प्लस चार्ज। आप समझिए, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन जिस पर कि डेल नेगेटिव चार्ज है उससे भेंट मुलाकात करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली यहां डेल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर हमारे डेल पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इनके बीच का रिश्ता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, इनके बीच का रिश्ता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब एक ही घर में झगड़ा हो रहा है जी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही घर में प्यार हो रहा है, झगड़ा नहीं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर ये तो हर घर में होता है, अच्छी बात है भैया, है ना, हम लोग उसी की उपज हैं। यहां देखेंगे, यहां पर अगर मैं कहूं तो ये OH है, अगर मैं NO2 की बात करूं तो N डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से बनाएंगे। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहां जो हाइड्रोजन है उस पर डेल प्लस है, यहां पर डेल नेगेटिव है, तो डेल प्लस डेल नेगेटिव के साथ जब बात करेगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर और इसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। आप समझिएगा दोनों में अंतर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है,
किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता? देखिए, अगर यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत होगा तो ज्यादा टेंपरेचर देकर के इनको आपको अलग करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंट्रा में हमेशा आपको कम मिलेगा। विस्कोसिटी की बात करें, ज्यादा विस्कस कौन होगा? ये इंटर वाला होगा, ये कम विस्कस होगा। विस्कस मतलब जानती होंगी, जैसे शहद ज्यादा विस्कस है, पानी लेस विस्कस है। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ज्यादा आसानी से मेल्ट कौन होगा? जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आपस में प्यार मोहब्बत करेंगे तो मेल्ट नहीं हो पाएंगे, है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां प्यार मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, जबकि जब आप बॉयल करेंगे ना तो क्या होगा? अलग अलग मॉलिक्यूल को उड़ाना है, हमें गैस फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। तो भैया जी, यहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जुड़े हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जुड़े तो इजीली ये वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अगला देख लेते हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। एग्जांपल के तौर पे CH4 से लेकर के SnH4 तक देखो, यहां पर कोई ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता? नहीं, कहीं पे FON नहीं है। अगर FON नहीं है तो यहां पर सिर्फ पहला वाला रूल लगाइए, दैट इज मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बताइए, ये चीज एकदम सही है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो सिंपली एक रूल लगा मॉलिक्यूलर मास वाला, है ना, ऊपर से नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर अगर NH3 प्रेजेंट है तो एक NH3 मॉलिक्यूल दूसरे NH3 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसका भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो मैं बता देता हूं कहां पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। देख लीजिए, तो यहां पर लिखेंगे कैसे, लिख दूं क्या मैं? हाँ सर लिख दीजिए। देख लीजिए, SbH3 उससे कम आएगा NH3, बस मुझे यही बताना है। NH3 के बाद कौन आएगा जी? ASH3। ASH3 के बाद आता है PH3। ASH3 के बाद आता है PH3। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या नाटक कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या किया? उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उठा करके आगे कर दिया जी। तो यहां पे ये टेंडेंसी आती है। सिमिलरली H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अब की बार जो H2O जंप लेता है तो ये H2TE से भी आगे आता है। अगर मैं इसको ढंग से प्यार से लिखूं तो मैं लिखूंगा H2TE, इससे ज्यादा क्या आता है भैया? सॉरी, यहां पे लिखना है ना H2O, नीचे की तरफ सबसे H2O, H2TE, इसके बाद H2SE और इसके बाद आता है H2S। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर आएगा। सिमिलरली HF में भी ये जंप मार करके इसके नीचे आते हैं, तो HF में सबसे ज्यादा आएगा, फिर आएगा HI, फिर आएगा भैया HBr और इसके बाद आता है HCl। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई हो। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बट टेक केयर।